कहानी का शीर्षक बला। संध्या के समय आंधी क्रमशः प्रबल होने लगी। बूंदों का झोंका, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की गूंज से आकाश में जैसे देवासुर संग्राम छिड़ गया हो। काले काले मेघखंडों ने महाप्रलय की पताका के समान दिशा दिशा में उड़ना आरंभ किया। गंगा के इस पार उस पार विद्रोही लहरों ने कलकल ध्वनि के साथ नृत्य शुरू कर दिया और बगीचे के बड़े बड़े वृक्षों की सब शाखाएं चरमराती हुई हाहाकार के साथ दाएं बाएं हाथ पांव सर पटकने लगी। तब चंदन नगर के उद्यान गृह के एक दीपालोकित बंद कमरे में खाट के सामने वाले नीचे बिछे बिछौने पर बैठे स्त्री पुरुष में बातचीत हो रही थी। शरत बाबू कह रहे थे, और कुछ दिन यहां रहने पर भी तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब हम घर लौट सकेंगे। किरणमयी कह रही थी, मेरा शरीर अब बिल्कुल स्वस्थ है, अब घर लौटने में कोई परेशानी नहीं। जो विवाहित है वह समझ ही जाएंगे कि बात को जितने संक्षेप में दर्ज किया गया है उतने संक्षेप में वह समाप्त नहीं हुई थी। विषय विशेष दुरूह नहीं, फिर भी वाद प्रतिवाद कैसे भी समझौते की ओर नहीं बढ़ रहा था। पतवारहीन नौका के समान लगातार चक्कर काट रहा था। अंत में अश्रु तरंग में डूबने की संभावना दिखाई दी। शरत ने कहा, डॉक्टर का कहना है कि और कुछ दिन रह जाने पर अच्छा होगा। किरण बोली, तुम्हारा डॉक्टर तो जैसे सब जानता है। शरत ने कहा, तुम जानती तो हो ही कि इस समय वहां अनेक प्रकार के रोगों का हमला होता है, इसलिए और 2-1 महीने बिताकर जाने पर ही अच्छा है। किरण बोली, क्या यहां इस समय कहीं किसी को कोई रोग नहीं होता? पूर्व इतिहास ये है, किरण को उसके घर और मोहल्ले में सभी चाहते हैं, यहां तक कि सास भी। उस किरण को जब ये जानलेवा रोग हुआ तब सभी चिंतित हो उठे और डॉक्टर ने जब जलवायु परिवर्तन का प्रस्ताव दिया तब उसके पति और सास ने घर और काम छोड़कर प्रवास जाने में कोई आपत्ति नहीं की। यद्यपि गांव के समझदार बुजुर्गों ने ही जलवायु परिवर्तन से आरोग्य की आशा करनी और पत्नी के लिए इतना हो हल्ला एक तरह की स्त्रीणता का एक निर्लज आधिक्य समझा और प्रश्न किया, इसके पहले क्या किसी भी स्त्री को जटिल रोग नहीं हुआ? शरत ने जहां पाने का निश्चय किया है वहां के मनुष्य क्या अमर हैं, और ऐसा कोई देश है जहां भाग्यलिपि सफल नहीं होती। हालांकि शरत और उनकी मां ने उन सब बातों पर कान नहीं दिया। उस समय गांव की सारी संवेद विज्ञता की उपेक्षा उनकी हृदय लक्ष्मी किरण की जान बचाना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ। प्रिय व्यक्ति की विपदा में मनुष्य का ऐसा मोह दिखाई पड़ता है। शरतचंद्र नगर के उद्यान गृह में आकर रह रहे हैं और किरण भी रोग मुक्त हो गई है। वैसे शरीर अभी पूरी तरह सबल नहीं हुआ है। उसके चेहरे और आंखों में करुण कृष्णता अंकित है, जिसे देखकर हृदय में कंप कपी के साथ मन में आता है कि ओह, बड़ी जान बची। पर किरण का स्वभाव संगी प्रिय और अमोद प्रिय है। यहाँ अकेले उसे और अच्छा नहीं लग रहा है। उसके घर में काम नहीं, मोहल्ले में साथिन नहीं, केवल सारे दिन अपने बीमार शरीर को लेकर हिलाने डुलाने की इच्छा नहीं होती। घंटे घंटे में खुराक नाप कर पियो, सेंको, पथ्य पालन करो, इसे चिढ़ हो गई है। आज आंधी भरी संध्या में बंद कमरे में पति पत्नी में इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। किरण जब उत्तर दे रही थी तब तक उभय पक्ष में आमने सामने समान रूप से द्वंद्व युद्ध चल रहा था, किंतु अंत में किरण जब निरुत्तर हो बिना प्रतिवाद के शरत की ओर से कुछ विमुख हो गर्दन टेढ़ी कर बैठी, तब दुर्बल निरुपाय पुरुष के पास दूसरा कोई अस्त्र नहीं रहा। वह पराजय स्वीकार करने की तैयारी कर ही रहा था कि ऐसे समय बाहर से पालकी वाहक ने ऊंचे स्वर में कुछ निवेदन किया। शरत ने उठकर द्वार खोलकर सुना। नदी में डूबती हुई नौका से एक ब्राह्मण बालक तैरकर उसके बगीचे में आ खड़ा है। सुनते ही किरण का मान अभिमान दूर हो गया। उसी समय अलग्नि से सूखे कपड़े उतार लाई और जल्दी से कटोरी दूध गर्म कर ब्राह्मण बालक को अंतपुर में बुलवा भेजा। बालक के केश लंबे थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, मूंछ की रेखा भी फूटी नहीं थी। किरण ने अपने सामने उसे भोजन करवाकर उसका परिचय पूछा। ये भी सुना कि वह यात्रा दल का छोकरा है, नाम है नीलकांत। उनके निकटवर्ती सिंह बाबू के घर यात्रा के लिए बुलाया गया है। इस बीच नौका डूबने से उसके दल के लोगों की क्या गति हुई कौन जाने। चूंकि वह अच्छी तरह तैरना जानता था, इसलिए किसी प्रकार प्राणों की रक्षा की। लड़का यहीं रह गया और थोड़ी देर हो जाती तो वह मर ही जाता। ये सोचकर उसके प्रति किरण के मन में बड़ी दया उमड़ आई। शरत ने सोचा, अच्छा ही हुआ, किरण को एक नया काम मिल गया।
अब कुछ दिन ऐसे ही कट जाएंगे। ब्राह्मण बालक के कल्याण से पुण्य संचय की प्रत्याशा में सास भी प्रसन्न हुई। अधिकारी महाशय और यमराज के हाथ से सहसा इस धनी परिवार के हाथ पड़ जाने पर नीलकांत ने विशेष आराम का अनुभव किया, किंतु शीघ्र ही शरत और उनकी मां के विचारों में परिवर्तन होने लगा। उन्होंने सोचा, अब और जरूरत नहीं, इस लड़के को विदा कर पाने से ही बला टलेगी। नीलकांत ने छिप छिप कर शरत के हुक्के में गुड़गुड़ शब्द से तंबाकू का कश खींचना आरंभ कर दिया था। वर्षों के दिनों में बड़ी प्रसन्नता से शोकिया रेशमी छतरी को तान कर नए मित्र बनाने की चेष्टा में पड़ोस में घूमने लगा। पता नहीं कहां से गांव के एक गंदे से कुत्ते को लाड़ से ऐसा उद्दंड बना दिया जो बिना बुलाए शरत के सुसज्जित कमरे में प्रवेश कर साफ धूली जाजिम पर पद पल्लव चतुष्टय की धूली रेखा में अपने शुभागमन की सूचना स्थायी रूप से मुद्रित कर जाने लगा। देखते ही देखते नीलकांत के चारों ओर एक लंबा चौड़ा भक्त शिशु संप्रदाय तैयार हो उठा और उस वर्ष गांव के आम के बगीचे में कच्चे आमों को पकड़ने का अवसर ही नहीं मिला। किरण इस लड़के को बहुत अधिक ही दुलार देती, इसमें संदेह नहीं। शरत और शरत की मां इस बारे में उन्हें बहुत मना करती, किंतु वे इस पर ध्यान न देती थी। शरत के पुराने कुर्ते मोचे, नई धोती चादर और जूते पहनाकर उन्होंने उसे बाबू जैसा सजा कर रखा था। बीच बीच में जब तब उसे बुलवाकर उसका स्नेह और विनोद दोनों चरितार्थ होते। किरण सहसे मुख से परबट्टा बगल में रख खाट पर बैठती। दासी उनके गीले भीगे खुले बालों को उंगली से हटाते हुए खिस खिस कर सुखाती और नीलकांत नीचे खड़े हो हाथ हिला हिलाकर नल दमयंती का पाला अभिनय करता। इस प्रकार लंबी दोपहरी बड़ी तेजी से कट जाती। किरण शरत को अपने साथ एकासन पर बिठाकर दर्शक श्रेणी भक्त करने की चेष्टा करती, पर शरत बुरी तरह खिंच जाता और शरत के सामने नीलकांत की प्रतिभा भी पूर्णतया उत्साह न पाती। कभी कभार सास भी देवी देवता के नाम सुनने की आशा से आकृष्ट हो आती, किंतु अविलंब ही उनकी चिराभ्यस्त मध्यकालीन निद्रावेश भक्ति को अभिभूत और उन्हें शय्याशायी कर देता। नीलकांत के भाग्य में शरत के पास से कान खिंचाई चांटे थप्पड़ अक्सर जुटते रहते, किंतु इनके मुकाबले कठिनतर शासन प्रणाली में बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण उसके लिए सब अपमान या कष्टदायक नहीं प्रतीत होते। नीलकांत की दृढ़ धारणा थी कि पृथ्वी के जल स्थल विभाग के समान मान जन्म भी आहार और प्रहार में विभक्त है, बल्कि प्रहार का अंश ही अधिक है। नीलकांत की उम्र का ठीक ठीक अनुमान कर पाना कठिन है। यदि 14-15 हो तो आयु की उपेक्षा मुख अधिपरिपक्व है, ये कहना होगा, और अगर 17-18 है तो आयु के अनुरूप परिपक्वता नहीं आई है। ये तो वे अकाल पक्व है, नहीं तो अकाल अपक्व। असली बात यह है कि वे बहुत छोटी उम्र में ही यात्रा दल में प्रवेश करके राधिका दमयंती सीता और विद्या की सखी बनता रहा। अधिकारियों के आवश्यकता अनुसार विधाता के वर्ष से कुछ दूर तक बढ़कर उसकी बाट रुक गई। उसे सब छोटा ही देखते, स्वयं को वह छोटा ही मानता। आयु के उपयुक्त सम्मान वह कहीं से नहीं पाता। इस सब स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों के प्रभाव से 17 वर्ष की आयु में वे अंति पक्व 17 की उपेक्षा अति परिपक्व 14 के समान दिखता। मूंछ की रेखा ना फूटने से यह भ्रम और भी पक्का हो गया था। तंबाकू का धुआं लगकर ही हो या उम्र अनुचित भाष प्रयोगवश ही हो, नीलकांत के होठों के पास कुछ अधिक परिपक्वता दिखती, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी तारा विशिष्ट दोनों आंखों में एक प्रकार का सारल्य और तारुण्य था। मुझे लगता है कि नीलकांत का अंदर स्वभावतः कच्चा था, किंतु यात्रा दल के ताप से ऊपरी भाग में पक्वता के लक्षण दिखने लगे हैं। शरत बाबू के आश्रय में चंदन नगर के बगीचे में रहते रहते नीलकांत पर स्वभाव का नियम अव्याहत भाव से अपना प्रभाव जमाने लगा। वे इतने दिनों तक एक व्यसंधि स्थल पर अस्वाभाविक रूप से लंबे समय तक रुका हुआ था। यहाँ आने पर जाने कब एक समय उसने चुपचाप उसे पा कर लिया। उसके 17-18 वर्ष का व्यक्रम अच्छी तरह संपूर्ण रूप से परिणित हो उठा। उसका यह बदलाव बाहर से किसी की आंखों में नहीं पड़ा, पर उसका पहला लक्षण यह है कि जब किरण नीलकांत के प्रति बालकोचित व्यवहार करती तो वह मन ही मन लज्जित और दुखी होता। एक दिन अमोदी प्रिय किरण ने
उसे स्त्री वेश में सखी सजने की बात कही। यह बात उसे अकस्मात बड़ी ही त्रासदायक जान पड़ी, पर उसका उपयुक्त कारण वह खोज नहीं सका। आजकल उसे यात्रा दल का अनुकरण करने के लिए बुलाने पर वह गायब हो जाता। वह एक अभागे यात्रा दल के छोकरों की उपेक्षा अधिक कुछ नहीं। ये बात कैसे भी उसका मन स्वीकार नहीं करता। यहां तक कि उसने घर के कारिंदे के पास से थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का संकल्प किया, पर बहुरानी का स्नेह भाजन होने के कारण कारिंदे को नीलकांत फूटी आंख नहीं सुहाता और मन ही मन एकाग्रता की रक्षा करते पढ़ाई लिखाई का भी अभ्यास न रहने से सभी अक्षर उसकी आंखों के आगे से तिरते चले जाते। गंगा के किनारे चंपा वृक्ष के तले पेड़ के तने से टिककर गोद में किताब खोलकर वे काफी देर तक यूं ही बैठा रहता। जल छल छल कर बहता रहता, नाव तैरती रहती, शाखा पर चंचल और अनमने पक्षी किचमिच शब्द से स्वागत उक्ति प्रकट करते रहते। नीलकांत किताब के पन्ने पर आंखें गड़ाए क्या सोचता रहता, वही जाने, या फिर क्या पता वह भी नहीं जाने। एक बात से कैसे भी दूसरी बात पर नहीं पहुंच पाता, फिर भी किताब पढ़ रहा हूं सोचकर उसमें बड़े आत्मगौरव का भाव जगता। सामने से जब एक नाव चली जाती तब वह और अधिक आडंबर के साथ किताब उठाकर पढ़ने का ढोंग करता। दर्शक के चले जाने पर वह मन ही मन भुनभुनाता पढ़ने के उत्साह की ओर रक्षा न कर पाता। पहले वह किसी गाने को मशीन की तरह गाता रहता, अब उन गानों के सुर उसके मन में एक अपूर्ण चांचल्य का संचार करते। गान के शब्द अति सामान्य नगण्य अनुप्रास से पूर्ण, उसका अर्थ भी नीलकांत के लिए पूरी तरह बोधगम्य नहीं। किंतु जब वह गाता, और आज हंस जन्म ले द्विजवंश में, ऐसा नृशंस क्यों हुआ रे, बोल किस लिए इस अरण्य में, राजकन्या का प्राण संशय किया रे, तब वह जैसे सहसा लोकांतर जन्मांतर में उपीत होता। तब चारों ओर का परिचित जगत और उसका तुच्छ जीव गान में अनुदित होकर एक नया रूप धारण करता। राजहंस और राजकन्या की बात से उसके मन में एक अपरूप चित्र का आभास जग उठता। वे अपने को क्या सोचता स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, किंतु यात्रा दल के मात्र पितरहीन छोकरे को भूल जाता। नितांत दरिद्र घर का अभागा मलिन शिशु जब संध्या शैया पर सोकर राजपुत्र, राजकन्या और 7 राजाओं के धन मणिक्य की बात सुनता, तब क्षीण दीपालोकित जीर्ण ग्रह के कोने के अंधकार में उसका मन समस्त दारिद्र्य और हीनता के बंधन से मुक्त हो एक सर्वसंभव रूप कथा के राज्य में एक नूतन रूप, उज्जवल वेश और अप्रतिहत क्षमता धारण करता। उसी प्रकार गान के सुर में यात्रा दल का ये लड़का अपने साथ अपने जगत का एक नवीन आकार में सृजन करता। जल की ध्वनि, पत्तों का मरमर, पक्षियों का कलरव और जिस लक्ष्मी ने इस श्रीहीन को आश्रय दिया है, उनकी साहस्य स्नेहल मुख छवि, उनकी कल्याण मंडित वलय वेष्टित दोनों बाहों एवं दुर्लभ सुंदर पुष्पदल कोमल रक्तिम चरण युगल न जाने कैसे किसी माया मंत्र बल से रागिनी में रूपांतरित हो जाते। फिर एक समय ये गीति मरीचिका कहां अप्रसारित होती। यात्रा दल का नीलकांत घने घुंघराले बालों के साथ प्रकट होता। आम के बगीचे के मालिक पड़ोसी की शिकायत से तंग होकर शरत आकर उसके गाल पर कस कस कर चाटे लगते, और बालक भक्त मंडली का अधिनायक हो नीलकांत जल स्थल और तरुषा खाग्र पर नव नव उपद्रव सृजन के लिए निकल पड़ता। इस बीच शरद के भाई सतीश ने कलकत्ता से कॉलेज की छुट्टी में बगीचे में आकर आश्रय लिया। किरण को बड़ी खुशी हुई। उसके हाथ में और एक काम जुटा। बैठने उठने खाने पहनने में समवयस्क देवर के प्रति परिहास पाश विस्तार करने लगी। कभी अपने हाथों में सिंदूर लगाकर उसकी आंखें बंद करती, कभी उसके पीठ के कुर्ते पर बंदर लिख रखती, कभी झन्न से सांकल चढ़ाते हुए बाहर से द्वार बंद कर सुमधुर अठास के साथ भाग जाती। सतीश बंदा भी छोड़ने वाला जीव नहीं था। वे उनकी चाबी का गुच्छा चुरा लेता, कभी पान के बीड़े में लाल मिर्च रख देता और छिपकर खाट के पाए के साथ उनका आंचल बांधकर बदला देता। इस तरह से दोनों का सारा दिन चिल्लाना, दौड़ना, हंसना, यहाँ तक कि बीच बीच में झगड़ना, रोना, रूठना, मानना और फिर सुलह सफाई के साथ चलने लगा।
नीलकांत पर कौन सा भूत सवार हुआ ईश्वर जाने। वह किस बहाने किसके साथ झगड़ा करे सोच ना पाता, लेकिन उसका मन तीव्र तिक्त रस से परिपूर्ण हो गया। वह अपने भक्त बालकों को कई तरह से रुलाने लगा, अपने उस पालतू देसी कुत्ते को अकारण लात मारने लगता। बंदर के कई कई चित्कार से नभोमंडल ध्वनित हो उठता, यहाँ तक कि रास्ते पर भ्रमण के समय जोर जोर से छड़ी मारकर जंगली घासों की शाखाएं उघेड़ता चलता। जिनकी खुराक अच्छी है उनको सामने बैठाकर खिलाना किरण को बड़ा अच्छा लगता। अच्छी तरह जमकर खाने की क्षमता नीलकांत में थी। स्वादिष्ट भोज्य सामग्री के खाने का बार बार अनुरोध उसके पास कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए किरण अक्सर उसे बुलाकर अपने सामने खिलाती और उस ब्राह्मण बालक का तृप्तिपूर्वक आहार करना देख वह विशेष सुख का अनुभव करती। सतीश के आने के बाद समयाभाव से नीलकांत के खाने की जगह पर अक्सर बीच बीच में किरण को अनुपस्थित रहना पड़ता। पहले ऐसी घटना से उसके भोजन में कुछ भी बाधा न पड़ती। वह सबसे अंत में दूध की कटोरी को धोकर उसके पानी तक को पीकर ही उठता। लेकिन आजकल किरण के स्वयं बुलाकर ना खिलाने से उसका हृदय दुखता, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। वह बिना खाए उठ जाता, भरे हुए कंठ से दासी को कह जाता, मुझे भूख नहीं। सोचता किरण समाचार पाकर अभी अनुतप्त चित्त से उसे भुला भेजेगी और खाने के लिए उससे बार बार अनुरोध करेंगी और वह उस अनुरोध को किसी भी तरह नहीं मानेगा, कहेगा मुझे भूख नहीं। किंतु किरण तक ये समाचार कोई भी नहीं पहुंचाता और ना किरण ही उसे बला भेजती। जो खाना बचता वह दासी खा लेती। तब वह अपने शयन कक्ष का दिया बुझाकर अंधकार में बिस्तर पर पड़ा उच्छ्वसित वेग से बलपूर्वक मुख पर तकिया रखकर फफड़ फफड़ कर रोता। पर उसकी शिकायत पर कौन ध्यान देता? किस पर उसका अधिकार है? कौन उसे सांत्वना देने आता? जब कोई भी नहीं आता तब स्नेहमयी विश्वधात्री निद्रा आकर धीरे धीरे कोमल कर स्पर्श से इस मातृहीन व्यथित बालक के मन को शांत कर देती। नीलकांत की दृढ़ धारणा थी कि सतीश किरण के पास सब समय उसकी शिकायत करता रहता है। जिस दिन किसी कारण से किरण गंभीर बनी रहती, उस दिन नीलकांत सोचता सतीश के षड्यंत्र के चलते किरण उससे नाराज है। अब से नीलकांत एकाग्र मन से तीव्र आकांक्षा के साथ हमेशा देवता से प्रार्थना किया करता, अगले जन्म में जैसे मैं सतीश हूं और सतीश मेरी जगह हो। वह जानता ब्राह्मण के एकांत मन का अभिशाप कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए वह मन ही मन सतीश को ब्रह्म तेज से दग्ध करने की इच्छा से स्वयं जलता भुनता रहता। उसके कानों में ऊपर के तल्ले से सतीश और उसकी भाभी के उच्छ्वसित उच्छ्वास से मिश्रित परिहासपूर्ण कलरव आता रहता। नीलकांत खुलकर सतीश से किसी प्रकार की शत्रुता करने का साहस नहीं जुटा पाता, किंतु मौका पाते ही छोटी मोटी असुविधाएं पैदा कर प्रसन्नता का अनुभव करता। घाट की सीढ़ियों पर साबुन रख सतीश जब गंगा में उतर डुबकी लगाना आरंभ करता, तब नीलकांत चट से आता और साबुन चुरा ले जाता। सतीश यथा समय साबुन खोजता रहता और पाता कि साबुन है ही नहीं। एक दिन नहाते नहाते अचानक उसने देखा उसका मनपसंद चिकन के काम वाला कुर्ता गंगा में बहा जा रहा है। सोचा हवा में उड़ गया होगा, पर हवा किस ओर से बही इसे किसी ने नहीं जाना। एक दिन सतीश के विनोद के लिए किरण ने नीलकांत को बुलाकर उसे यात्रा गान गाने को कहा। नीलकांत चुप्पी साधे रहा। किरण ने विस्मित हो पूछा, तुझे क्या हुआ रे? नीलकांत ने इसका जवाब नहीं दिया। किरण पुनः बोली, वे गाना तो गाना वे गाना तो मैं भूल ही गया, कहकर नीलकांत चला जाता। अंत में किरण के घर लौटने का समय हुआ। सभी तैयार होने लगे। सतीश भी साथ जाने वाला था, पर नीलकांत से कोई कुछ भी नहीं कहता। वह साथ जाएगा या रहेगा, ये सवाल किसी के मन में आया ही नहीं। किरण ने नीलकांत को साथ ले जाने का प्रस्ताव किया। इसमें सास, पति और देवर सभी ने एक ही स्वर में आपत्ति जाहिर की। किरण ने भी अपना संकल्प त्याग दिया। अंत में यात्रा से 2 दिन पहले ब्राह्मण बालक को बुलाकर किरण ने उसे बड़े स्नेह से उसके अपने गांव लौटने का आदेश दिया। वह लगातार कई दिनों से उपेक्षा के बाद मीठी बात सुनकर अपने को और अधिक रोक नहीं पाया, एकदम रो पड़ा। किरण की भी आंखें छलछला आईं, जिसे बहुत दिनों तक पास रखा ही नहीं जा सकता। उसे इतने दिनों तक स्नेह देकर उसका मोह बढ़ाना अच्छा नहीं हुआ, सोचकर किरण के मन में बड़ा अनुताप हुआ। सतीश पास में ही था।
वह इतने बड़े लड़के का रोना देखकर बुरी तरह चिढ़ गया। बोल उठा, अरे जामर, बात नहीं चित नहीं, एकदम रो रो कर बेहाल बना है। किरण ने इस कठोर उक्ति के लिए सतीश को फटकारा। सतीश बोला, भाभी तुम समझती नहीं हो, तुम सभी का बहुत अधिक विश्वास कर लेती हो। ये कहां से आया है कोई पता ठिकाना नहीं, यहां आकर अच्छे खासे राजा के हाल में है। अब पुन मुर्शिक होने की आशंका से दिखावटी रोना रो रहा है। वे अच्छी तरह जानता है कि 2 बूंद आंसू गिरा देने से ही तुम पिघल जाओगी। नीलकांत तेजी से चला गया, पर उसका मन सतीश की काल्पनिक मूर्ति को कटार बनकर छीलने लगा, सुई बनकर सींधने लगा, आग होकर जलाने लगा। पर प्रकृत सतीश के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं उभरी, केवल उसी के मर्म स्थल से रक्तपात होने लगा। कलकत्ते से सतीश एक कीमती दवात दान खरीद लाया था। उसकी दोनों बगल 2 सीप की नाव पर दवात जमाया हुआ था और बीच में एक जर्मन सिल्वर धातु का बना हंस उन्मुक्त चंचुपुट में कमल पकड़े पंख फैलाकर बैठा था। उसके प्रति सतीश का बड़ा रुझान था। अक्सर वह बीच बीच में रेशमी रुमाल से बड़े ही जतन से उसे झाड़ता पहुंचता। किरण अक्सर मजाक करती हुई इस हंस चंचू के अग्रभाग में उंगली से आघात कर कहती, ओ राजहंस, जन्म ले द्विशवंश में ऐसा नृशंस क्यों हुआ रे। और इसी को उपलक्ष्य बना देवर के साथ हंसी मजाक का वाक्य युद्ध चलता। यात्रा के पहले दिन सवेरे सवेरे वे चीज खोज खोज कर भी नहीं मिली। किरण ने हंसकर कहा, देवर जी, तुम्हारा राजहंस तुम्हारी दमयंती की खोज में उड़ गया है। लेकिन सतीश क्रोध से आग बबूला हो उठा। नीलकांत ने ही वह चुराया है, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं था। पिछली शाम को उसे सतीश के कमरे के पास घूमते फिरते ही देखा गया था, ऐसा प्रमाण भी मिला। सतीश के सामने अपराधी लाया गया, वहां किरण भी उपस्थित थी। सतीश एक बारगी उससे कह उठा, तूने मेरी दवात चोरी करके कहां रखी है, ला दे। नीलकांत ने कई बार अपराध और बिना अपराध के भी शरत से बहुत मार खाई है और बराबर प्रफुल्लित चित्त से उसे सहा है। लेकिन किरण के सामने जब उसके नाम दवात चोरी का आरोप लगाया गया, तब उसकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें आग सी जलने लगी। उसकी छाती फूल कर कंठ को ठेल उठी। सतीश के और एक शब्द के उच्चरित करते ही वे अपने दोनों हाथ के 10 नखों के साथ क्रुद्ध बिल्ली के बच्चे के समान सतीश पर झपट पड़ा। तब किरण उसे बगल के कमरे में बुलाकर ले जा मीठे मृदु स्वर में बोली, नीलू, अगर वे दवात तूने ली है तो चुपचाप मुझे दे, तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। नीलकांत की आंखें टप टप बरस पड़ी। अंत में वह मुंह ढककर रोने लगा। किरण ने बाहर आकर कहा, नीलकांत ने अभी कुछ नहीं चुराया है। शरत और सतीश दोनों ही कहने लगे, अवश्य ही नीलकांत को छोड़कर किसी और ने उसे चुराया होगा। किरण ने बलपूर्वक कहा, कभी नहीं। शरत ने नीलकांत को बुलाकर सवाल करना चाहा। किरण बोली, नहीं, इस चोरी के बारे में उससे कुछ नहीं पूछना। सतीश बोला, उसका कमरा और बॉक्स खोज कर देखना चाहिए। किरण बोली, यदि ऐसा किया तो तुम्हारे साथ मेरी हमेशा हमेशा के लिए कुट्टी हो जाएगी। तुम निर्दोषी के प्रति किसी प्रकार का संदेह प्रकट नहीं कर सकते। कहते कहते उनकी पलकें 2 बूंद आंसू से गीली हो उठी। उसके बाद उन 2 करुण नेत्रों की दुहाई मान नीलकांत के प्रति और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। निरीह आश्रित बालक के प्रति इस प्रकार के अत्याचार से किरण के मन में बड़ी करुणा का संचार हुआ। उन्होंने अच्छी 2 जोड़ी फराश डांगा की धोती चादर, 2 कुर्ते, 1 जोड़ा नया जूता और एक 10 रुपए का नोट लेकर शाम को नीलकांत के कमरे में प्रवेश किया। उनकी इच्छा थी नीलकांत को बिना बताए उन स्नेह उपहारों को चुपके से उसके बक्से में रखाएंगी। टीन का बक्सा भी उन्हीं का दिया हुआ था। आंचल से चाबी का गुच्छा लेकर चुपचाप बक्से को खोला, पर अपने उपहारों को उसमें अटा नहीं पाई। बक्से में लट्टू, खपची, कच्चा आम छीने के लिए एक धारदार सीप, टूटे ग्लास का तला वगैरह कई तरह के पदार्थ स्तूपाकार रक्षित थे। किरण ने सोचा, बक्से को ठीक से संभालकर उसमें सब चीजें अटा वगैरह निकले। इसके बाद कई मैले और धुले कपड़े निकले। फिर इन सब के बाद नीचे अचानक सतीश के बहुत जतन वाला राजहंस शोभित दवात दान भी निकल आया। किरण का चेहरा हैरान से लाल हो गया।
वह बहुत देर तक उसे हाथ में लिए सोचती रही। इस बीच पता नहीं कब नीलकांत ने पीछे से कमरे में प्रवेश किया। वह जान न सकी। नीलकांत ने सब कुछ देखा। सोचा किरण खुद चोर की तरह उसकी चोरी पकड़ने आई है और अब तो उसकी चोरी पकड़ी भी गई। उसने किसी सामान्य चोर की तरह लोभ में पड़कर चोरी नहीं की। उसने तो केवल बदला लेने के लिए काम किया है। उसने तो इस चीज को गंगाजल में फेंकने का निश्चय किया था। केवल एक मुहूर्त के दुर्बलतावश उसे ना फेंक अपने बक्से में रख छोड़ा है। ये बातें वह कैसे समझाएगा? वह चोर नहीं, तब वह क्या है? कैसे बताए कि वह क्या है? उसने चोरी की है लेकिन वह चोर नहीं है। किरण ने उस पर चोर होने का संदेह किया है। इस निष्ठुर अन्याय को वह किसी भी तरह समझा नहीं सकेगा, वहन भी नहीं कर सकेगा। किरण ने गहरी उसांस भरते हुए उस दवादान को बक्से में रखा। एक चोर की तरह उसे ऊपर से मैले कपड़े पे दबा दिया। उसके ऊपर बालक के लठ, लकुरी, चकई, सीप, शीशे के टुकड़े वगैरह सब कुछ रख और सर्वोपरि अपने उपहारों तथा 10 रुपए के नोट को भी सजा कर रख दिया। लेकिन दूसरे दिन उस ब्राह्मण बालक का कोई पता नहीं चला। गांव के लोगों ने बताया उसे तो कहीं देखा नहीं। पुलिस ने कहा उसका पता कहीं नहीं मिल रहा है। तब शरत ने कहा अब नीलकांत के बक्से की जांच की जाए। किरण ने जिद ठानते हुए कहा यह किसी भी तरह नहीं होने का। कहकर बक्से को अपने कमरे में मंगवाकर दवात को बाहर निकाला और छिपकर गंगा के जल में फेंक आई। शरत सपरिवार अपने घर लौट आए। बगीचा एक दिन में ही सूना हो गया। केवल नीलकांत द्वारा पोसा गया वे बाजारू कुत्ता खाना पीना छोड़ नदी के किनारे किनारे घूमता, खोजता और रोता फिरने लगा।